अस्सलाम वालेकुम। हमने जो आज की क्लास रखी हुई है ये उसी रिवीजन सीरीज का एक पार्ट है और वी हैड स्टार्टेड रिवीजन इन आवर लास्ट क्लास और मैंने उसमें वेक्टर का टॉपिक कराया था। मैंने बताया था प्लान ये है कि जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनकी एक रिवीजन कर ली जाए, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं सबसे पहले रख रहा हूँ नंबर पैटर्न। जो मेरा पहला टॉपिक है दैट इज नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न हर साल पेपर में आता है, इट्स अ वेरी रेगुलर टॉपिक। नंबर पैटर्न एक सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल। 2 4 6 8 जैसे +2 है, दूसरा मल्टीप्लाई बाय 3 है, रेस टू पावर है। अब अगर आप इस सीक्वेंस को लेकर चलें तो फ्रॉम अ सीक्वेंस दे कैन आस्क टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। इसमें अमूमन जो सवाल आते हैं उसमें एग्जामिनर पूछता है कि अगली टर्म्स बता दो, जनरल टर्म बता दो, और आमतौर पे इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इन विच अ नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये अब चूंकि एडमेस में भी आ गया है तो इसको समझना आसान है। इसमें एक नंबर बार बार ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। जनरल टर्म फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो इवन दो कि इसके बगैर भी सोल्यूशन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये सीक्वेंस आ गई 7531। डी की वैल्यू आपने पहले निकाल ली, फिर ए निकाला, इसको पुट करके आंसर को हम इन टर्म्स ऑफ एन छोड़ देते हैं, यानी ये जनरल टर्म फॉर्मूला है। के बाद अब मैं रखता हूं लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक भी पेपर 2 का रेगुलर टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्रिकल वर्क, लेकिन बहरहाल एक बड़ा टॉपिक है। देखो लोकस होता क्या है? लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच अपीयर एज अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन। लोकस का ये मेन पर्पस है। इसमें जो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल स्किल आनी चाहिए, जैसे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, पैरेलल लाइन, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल, ये वो 4 फंडामेंटल स्किल्स हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए।
उसके बाद देखो ये इसका मास्टर कार्ड है। जब तुम्हें एग्जामिनर कहता है कि देर इज 1 पॉइंट, जब एग्जामिनर 1 पॉइंट का रेफरेंस देता है, जब एग्जामिनर 1 पॉइंट का रेफरेंस दे तो वहां सर्कल ड्रॉ होगा, जब 1 लाइन का रेफरेंस दे तो पैरेलल लाइन बनेगी, 2 पॉइंट्स लाइन बाई सेक्टर, 2 लाइन्स एंगल बाई सेक्टर, और अगर ए एक्स बी 90 है तो सेमी सर्कल। ये रूल्स हैं जो आप इसको देखो गौर से, और इसको आप अच्छे से याद कर लो। लोसाई इन्वॉल्विंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसमें पहला स्टेप ये होता है कि एरिया रखकर और बेस रखकर हाइट निकाल लो। फिर जब तुम्हें हाइट मिल जाए तो उतनी हाइट पे जाकर एक लाइन पैरेलल बना दो जो बेस लाइन के पैरेलल हो। अब दो तरह के लोसाई होते हैं, 2D लोसाई, 3D लोसाई। 3D लोसाई अब कोर्स में नहीं है और पुराने पेपरों में मिलेगा, लेकिन अब इन्होंने उसको हटा दिया। चलो अब शेडिंग रूल्स देखो। अगर डबल इनइक्वालिटी हो तो कंटिन्यूअस लाइन बनेगी, और अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो तो उसका मतलब होगा कि लाइन आपको डॉटेड बनानी है। जब हम लेस देन का साइन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि लेफ्ट वाली साइड पे जो आपने लेटर लिया है उससे वो करीब है। जैसे इसका मतलब है कि जो पी है, पी कोई भी पॉइंट है, पी रैंडम पॉइंट है, ठीक है, और इसका मतलब है कि पी ए से करीब है तो आप लेफ्ट साइड शेड कर दें। अच्छा, अगर ग्रेटर का साइन हो तो आप राइट साइड को शेड कर दें। हाँ, लेस देन में रूल तो यही रहेगा, लेकिन लाइन डॉटेड कर दें। देखो ये वाला सर्कल में अगर आपकी वैल्यू रेडियस से बड़ी है तो बाहर शेड कर दें, अगर वैल्यू रेडियस से कम है तो अंदर शेड कर दें। अगर हम दो लाइनों से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ये लोकस है क्लोजर टू ए सी देन ए बी, तो आप उसमें बनाएं एंगल बाई सेक्टर, और जिससे ये क्लोजर है वो वाली साइड शेड कर दें। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज है हमारे पास वो तीन मशहूर आइडेंटिटी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, इन टॉपिक्स में जहां भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे डायरेक्टली वहीं पूछ सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट याद आता हो, कंफ्यूजन हो, या कोई चीज तुम्हें कॉपी करनी हो, तो यू ऑलवेज कैन आस्क मी टू स्टॉप देयर।
देखो बेसिक तो ये वाली वैल्यूज निकलती थी जो कि फ्रैक्शन होती थी, उसमें हम रूल ये फॉलो करते थे कि जहां आप एंगल लेंगे, जहां भी आप एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट होगी। तो अगर आप बी को एंगल बना लेते हैं तो फिर ये वाली साइड जो है वो ऑपोजिट होगी और ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो एंगल्स का सम 180 हो। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 180 है। अगर तुम इन दोनों एंगल्स को एडअप करो तो इसका सम होगा 180। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो ये प्रॉपर्टीज याद करो। जब हम साइन और कॉस में डिफरेंशिएट करते हैं तो याद रखें एडमेस की वो प्रॉपर्टी बड़ी हेल्पफुल है कि जब आप कॉस में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। 180 माइनस करने का मतलब तो वो नेगेटिव होता है। टेन के केस में भी नेगेटिव होता है, वैल्यू तो सेम होती है। देखो साइन में तो पूरी वैल्यू सेम है ना, कॉस में वैल्यू नेगेटिव है। देखो ये वैल्यू नेगेटिव है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं? जिनका सम वन, जिनका सम सॉरी, जिनका सम 90 हो। अब ये प्रॉपर्टी याद करो, अगर साइन 40 और कॉस 50 को देखा जाए तो ये आपस में इक्वल है। जरा इसको गौर से देखिएगा प्रॉपर्टी को। पाइथागोरस थ्योरम, वेरी फेमस, वेरी वेल नोन। उसके बाद इसमें हम पेपर 1 में तो विदाउट कैलकुलेटर वर्जन यूज करते हैं, पेपर 2 में आप इसका ज़ाहिर है कैलकुलेटर वर्जन है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम यूज करते थे साइन रूल जो बहुत फेमस है और इसकी रेशियो आपके सामने है। हम इसको जब लगाते हैं तो जो भी हमारे पास वैल्यू होती है ना, जो एंगल होता है उसके सामने वाली वैल्यू लेते हैं। देखो ये वाली ना, तो जब आप इस रूल को लगाते हैं तो इस तरह इसका तरीका होता है। एक क्विक रिव्यू इसका भी कर ले।
अब ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कोसाइन रूल उसके साथ ही यूज होता है जब ज्यादा साइड्स गिवन हो तो कोसाइन रूल इज सूटेबल, एंड व्हेन मोर एंगल्स आर गिवन देन साइन रूल इज सूटेबल। इसका फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें भी लॉजिक वही है कि अगर तुमने एंगल देखा ए तो सामने वाली साइड ए उससे शुरू कर लें, इसको रीअरेंज करें तो कॉस ए सब्जेक्ट बन जाएगा। इसकी वर्किंग एक मर्तबा गौर से देखें। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। फिर एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ बी सी साइन ए। जब इसको लगाते हैं तो उसमें भी वही रूल है कि जहां एंगल होगा उसी की दोनों साइड्स आप लेंगे और उसको फिर जोड़ लेंगे। यानी कि आप 20 और 12 को रखेंगे, 20 रख लें, 12 रख लें और उसके साथ साइन रख लें 40। उसके बाद एक रिलेटेड टॉपिक है बेरिंग। ये भी बहुत कॉमन आता है। बेरिंग इज एन एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ लाइन। यानी बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब तुम एक एंगल को मेजर करते हो तो उसको नॉर्थ लाइन से मेजर करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बेरिंग हमेशा आप लिखते हैं 3 डिजिट्स में। जैसे अब आपको नीचे एग्जांपल नजर आ रही है ना, अब देखो ये बेरिंग है, दिस इज कॉल्ड बेरिंग और ये उसका एंगल है थीटा। इसमें कन्वेंशन ये था कि जो लेटर फ्रॉम के बाद आता है नॉर्थ लाइन उस पर बनती है। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, अब तुमने एंगल बनाया ए पर, यहां से तुम ऑल द वे ऐसे जाओगे क्योंकि तुम्हें क्लॉकवाइज जाना है। alternate angles in parallel lines are always equal. Angle of elevation, angle of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अगर आप नीचे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर आप ऊपर खड़े हैं नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance is always perpendicular। देखो ये, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द लाइन ए बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 3D ट्रिग्नोमेट्री कोई पूरा सवाल तो नहीं होता बट ये सवाल का पार्ट होता है। इसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जी, जो कि म्यूचुअली आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। और 3D आजकल चूंकि हम मूवीज वगैरह भी देखते हैं तो हमें पता है कि वो थर्ड एंगल पेज से बाहर होता है। दिखाते तो ऐसे ही है टिल्ट करके, लेकिन असल में ये 90 डिग्री होता है। ये जो टॉपिक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज 90 डिग्री है। जब आपको 3D में कोई सवाल मिले, जब आपको 3D में कोई क्वेश्चन मिले तो आप पहले उसको 2D में कन्वर्ट कर लें।
रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, डायगोनल बनाएंगे तो वो भी परपेंडिकुलर के साथ आ जाएगा 90। पिरामिड, ये पिरामिड की बेस लाइन है। पिरामिड की जो बेस लाइन है वो उसकी हाइट के साथ हमेशा 90 डिग्री होती है। अच्छा, स्फेयर में तो जाहिर है कोई 90 नहीं होता। प्रिज्म में जो स्लैंट साइड्स होती हैं उन सब के साथ ऐसे 90 डिग्री बन जाता है। उसके बाद अब रख रहे हैं मेंसुरेशन, एक और बड़ा टॉपिक है, ये दोनों पेपरों में आता है। इट्स अ रेगुलर टॉपिक विच कम्स इन बोथ पेपर्स। मेंसुरेशन देखो, पहला टाइटल है सरफेस एरिया 6L², दूसरा है वॉल्यूम, ये क्यूब का फॉर्मूला है। अच्छा, जो क्यूबॉइड होते हैं उनका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, क्योंकि उसमें 6 साइड्स होती हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, सबको भी डबल कर दें। वॉल्यूम का फॉर्मूला मशहूर है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देखो, मेंसुरेशन में वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला याद कर लो, बड़ा हेल्पफुल है। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। इसमें जो रूल है वो याद रखें कि जो बेस होता है वो हाइट के साथ परपेंडिकुलर होता है। जब आपके पास इस तरह की कोई शेप आ जाए तो उसका सरफेस एरिया निकालने की अप्रोच ये होती है कि उसमें जितनी सरफेसेस हैं सबका एरिया निकालें और ऐड कर दें, यानी टोटल सरफेस एरिया की ये अप्रोच है। अब सिलेंडर, इसका फॉर्मूला मशहूर है वॉल्यूम का, πr²h। सिलेंडर का सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है 2πrh। ये क्विक मेमोरी है, मैंने इसके फॉर्मूला भी रिसेंटली दोबारा भी पोस्ट किए हैं। अगर सिलेंडर ऊपर से खुला हुआ है तो उसका सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है। दोनों बेसिकली नीचे सर्कल है और कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दो।
अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो तो फिर वो जो सर्कल वाला पार्ट है उसके साथ भी टू आ जाता है। रिंग, ये पाइप भी कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो रेडियस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेडियस, एक होता है इंटरनल रेडियस। अब इसका जरा वॉल्यूम का फॉर्मूला गौर से देखो और याद कर लो। कोन, जब आप कोन की ये वाली डायग्राम लेंगे तो देखें वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और ये पाइथागोरस है। अब ये कर्व सरफेस एरिया वो है जिसको आप कहते हो कि वो जो कोन के ऊपर आप इसको लपेट सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज देखो। टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए क्या होता है कि इसका जो बेस है ये वाला देखो, ये सर्कल है, इसका जो बेस है वो सर्कल है, इसीलिए इसमें हम एक पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर सॉरी। स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब है। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है। जो हेमिस्फीयर होता है उसकी ये जो साइड है ये होती है पाई r स्क्वायर, और ये वाली जो हाफ है ना वो होता है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें वही इशू है कि हॉलो हेमिस्फीयर है, जैसे बाउल होता है सूप का, या वो सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसको देखते हुए आप दोनों को ऐड या ऐड करें तो एक साइड को छोड़ दें। वॉल्यूम में भी यही, हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, हेमिस्फीयर में क्या करते हैं कि उसको ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल कभी कभी आता है, बट ये बड़ी अच्छी मेमोरी वापस आनी चाहिए। जो आर्क लेंथ होती है वो ये वाली लेंथ है और इसको कहते हैं आर्क लेंथ। इसका फॉर्मूला देखें, मैथ्स में आपका कैलकुलेटर हमेशा डिग्री मोड में होना चाहिए।
सेक्टर्स इन अ सर्कल, दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक कहलाता है माइनर सेक्टर, एक कहलाता है मेजर सेक्टर। ये जो पीछे वाला एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला देखें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। area of a segment in a circle, area of a segment is equal to area of sector minus area of triangle। तो आप इन दोनों ऊपर, मतलब जो ग्रीन हुआ ना ये वाला, ये सेगमेंट है, इसमें आप दोनों को माइनस कर दें और फिर फॉर्मूला बना लें। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है विच इज इनसाइड अ सर्कल, तो ये जो ट्राइंगल है ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला एक मरतबा गौर से देखें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, ये एक बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है हमारे इस चैप्टर में, जो कभी कभी आता है कि वो फिगर को चेंज करता है। जैसे कोन, अब अगर कोन को आप खोल लें तो कोन हो, अगर एक पेपर कोन है, अगर आप उसको खोल लें तो उसको पेपर को फ्लैट करके टेबल पे रखें तो यू विल गेट अ सेक्टर। Circumference of the base will become the arc length of the sector and the slant height becomes the radius of the sector। ये एक तरह से आप याद भी कर सकते हैं या पेपर की कोन रखकर इसको खुद सामने समझ भी सकते हैं।
उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर साल आता है, उस पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन होता है। स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, और फिर वो जो अब आए हैं स्कैटर डायग्राम वगैरह। बार चार्ट जो है वो बेसिकली डेटा प्रेजेंटेशन का एक कॉमन वर्जन है, और उसमें अलग अलग बार होते हैं जो डेटा की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। पाई चार्ट सर्कल होता है, उसमें हम एंगल की बेसिस पे डिवीजन करते हैं। सिंपल पाई चार्ट में हम एंगल को और हम क्वांटिटी को शेयर कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू इंडिविजुअल क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 360। इसका फॉर्मूला है, वो आप याद कर सकते हो। हिस्टोग्राम बेसिकली बार चार्ट का मॉडिफाइड वर्जन होता है। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो मैंने चूंकि वो जो हिस्टोग्राम के बारे में पहले भी बताया था कि देखो इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। डिस्क्रीट नंबर्स पे बनता है, ग्रुप डेटा, इक्वल इंटरवल, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, इक्वल इंटरवल एंड डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, अनइक्वल इंटरवल। ये इसकी वर्जन्स हैं। अब जो कॉमन होता है उसमें कंटिन्यूस डेटा की ये वाली एग्जांपल है, देखो 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, और आप इसको ऐसे रख लें। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ हिस्टोग्राम। शुरू में अगर नंबर बड़ा हो, पहला नंबर, तो आप एक जंप बना दें, वेवी लाइन बना दें। अगर डेटा में गैप हो, 20 के बाद 21 है, 30 के बाद 31 है, तो आप क्या करें कि उसमें आप इसको ना क्लास बाउंड्रीज में ले जाएं, अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज में ले जाएं। अगर डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, और जब आप उसको प्लॉट करें तो डेसिमल में प्लॉटिंग कर दें। अनइक्वल इंटरवल जब होते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अगर जरूरत पड़े तो उसमें स्केल भी यूज होता है।
इसमें हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं और हम पहले क्लास विड्थ का कॉलम ऐड करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। इसका एक टेबल है, इसको एक मर्तबा गौर से देखें और कोई भी क्यूरी हो तो पूछ लें। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले स्केल बनाएं। नए पेपरों में स्केल अक्सर बना हुआ भी आ रहा है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस पर है, तो जो पिलर हैं उनका साइज अलग अलग है, ये देखिएगा। और इसमें अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फिर वो एरिया से निकल सकती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर टॉपिक है। हिस्टोग्राम तो बड़ा रेगुलर आता है ना। ये होता बेसिकली लाइन ग्राफ है, और इसमें करते क्या है, अगर हिस्टोग्राम बना हुआ हो, अगर हिस्टोग्राम बना हुआ हो तो हिस्टोग्राम में जाकर जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ देते हैं और उसको लाइन ग्राफ की तरह ले जाते हैं। अगर हिस्टोग्राम नहीं बना हुआ तो हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, आप मिड पॉइंट्स लेते जाएं। ऐसे करके देखिए, मिड पॉइंट्स लें और उनको प्लॉट कर दें, सबके मिड पॉइंट प्लॉट करें और उसके बाद उसको रूलर से, देखिए रूलर से शार्प लाइन से जोड़ दें। इसको कहते हैं पॉलीगॉन। देखो, दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बड़ा रेगुलर टॉपिक है, हर साल पेपर में आता है और इस पर एक बड़ा क्वेश्चन होता है। हम इसमें बैक टू बैक फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, इस तरह फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं और ये बढ़ता जाता है नंबर।
टेली मार्क्स, ये नए पेपरों में तो बहुत ही कम है, लेकिन बहरहाल एक पैटर्न होता था 3 का, 4 का, 5 के लिए वो 4 लाइनें बनाकर उस पर कट लगाते हैं, फिर 7 का होता है, ये टेली मार्क्स है। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इसकी शेप है, इसकी बड़ी फिक्स शेप होती है, और जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है उसकी ये परमानेंट शेप आती है। जब हमें कोई डेटा दिया हुआ होता है, जैसे इस तरह का डेटा है, तो हम क्या करते हैं कि पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, देखो ऐड करते जाएं, फिर हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करते हैं, अपर बाउंड्री, ये जो नंबर है ये और ये वाला नंबर, इनको ना रख के प्लॉट कर देते हैं। देखो ये कर्व बन गया ना। अब उसके बाद आता है मेजर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, इसका इंट्रोडक्शन देखें। ये बेसिकली डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये वो टूल्स होते हैं जिससे आप डिसीजन लेते हैं। पहला होता है सेंट्रल टेंडेंसी, जो आसान लफ्जों में कहलाता है ट्रेंड सेटर। इसमें आता है मीन, इसमें आता है मोड, और इसमें आता है मीडियन, ये सारे एवरेज हैं। इस लिस्ट को देखिएगा, अगर आपके पास रॉ डेटा हो तो मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सबको ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो। मीन इज सूटेबल व्हेन द डेटा वैल्यूज आर क्लोज, और उस वक्त सूटेबल नहीं होता जब डेटा में बहुत फ्लक्चुएशन हो, कुछ नंबर बहुत बड़े हों और कुछ नंबर बहुत छोटे हों। अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हों तो फिर मीन को यूज नहीं करते। ये फॉर्मूला बड़ा मशहूर है, बहुत रेगुलर पेपर में आता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस तरह के केस में हम इसको यूज करते हैं। इसकी वर्किंग एक मर्तबा देख लें, आई एम जस्ट कमिंग, इसकी वर्किंग एक मर्तबा देख लें। 1.9, हाँ सही है। फिर अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि सबका मिड पॉइंट निकालते हैं और जो मिड वैल्यूज होती हैं उनको रखकर सॉल्व करते हैं।
इट इज द मोस्ट रिपीटिंग स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। मोड क्या होता है? ये वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा हो। जैसे रॉ डेटा है, अब आपको ये रॉ डेटा नजर आ रहा है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, जरूरी नहीं है मोड के लिए, लेकिन कर लें तो अच्छा बेहतर विजिबल होता है। जो नंबर ज्यादा आपको नजर आएगा, ज्यादा मर्तबा नजर आएगा, वो मोड है। हाँ, अगर दो नंबर मोड हो तो फिर या तो आप लिख दें कि नो मोड, या लिख दें दोनों को मोड डिक्लेयर कर दें। अगर टेबल डेटा हो तो जो नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है वो मोड है। अगर इस तरह का डेटा हो तो हम मोड इसका निकालते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? इट इज द मिडल स्कोर ऑफ अ पॉपुलेशन। पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, फिर दोनों तरफ से एक एक नंबर काटते जाएं और उससे मीडियन बना लें। अगर अगर ऑड नंबर में डेटा हो तो एक मीडियन है, और अगर इवन में नंबर हो तो दो मिडल है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व से भी मीडियन निकलता है। बैक टू बैक मीडियन, ये जैसे आजकल अब पेपर कैंसिल वगैरह का हो रहा है, तो उससे टाइप ऑफ एग्जांपल लाइक दैट, क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स हैं मेरे पास, हम दोनों का मीडियन निकालते हैं, और जिस पेपर का मीडियन ज्यादा होगा इसका मतलब वो पेपर रिलेटिवली आसान था। टेबल डेटा में क्या करते हैं? सबसे पहले सिग्मा एफ निकाले एन, फिर मिडिल टर्म के लिए इवन और ऑड में डिफरेंस होता है। अगर इवन टोटल है तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप उसमें इवन टोटल में ना बेसिकली दो मिडल होते हैं, वो मिडल निकालने फॉर्मूला देख रहे हैं आप। और अगर ऑड नंबर हो तो एक मिडल होगा, वो लोकेट कर लें, फिर उसको ऐड करते जाएं और कंबाइन कर दें। इसकी वर्किंग यहां देखें, जैसे एन 20, अब 20 इवन है, 20/2 22/2। देखो 5 + 3 8, 8 + 6 14। जब वो नंबर क्रॉस हो जाए, एक नंबर या दो नंबर, तो उसको कहते हैं मीडियन। एग्जाम्पल 2, अब ये 17 है, ऑड नंबर है, इसको भी आप ऐसे ही डील करें। लीनियर इंटरपोलेशन, ये टॉपिक कभी कभी आता है, ये बेसिकली रेशियो मेथड है, और ये किसी इंटरवल के अंदर जाके लोकेट करने के लिए यूज होता है। ये वाली एग्जांपल देखिएगा। कैलकुलेट हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड अप टू 45 मार्क्स। अब 45 तो तुम देख सकते हो कि 45 तो बीच में आ रहा है, तो इस पे आप रेशियो लगा दे तो आप देखो ना, ये 45 है, ये पूरा जो इंटरवल है वो 6 का है, क्लास फिट 10 है। अगर मुझे 40 से 45 को वर्कआउट करना है, तो चूंकि इंटरवल हाफ हो गया ना, तो मैं इसको भी हाफ कर दूंगा, तो इसमें फिर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। और पीछे आपके पास दो नंबर हैं 5 और 6, तो 5 + 6 + 3, इस तरह मैं टोटल कर दूंगा, तो ये वर्किंग है। इसको कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टर होता है ना 1/4, ये लोअर क्वार्टाइल होता है, फिर अपर क्वार्टाइल होता है, और फिर मीडियन होता है। डेटा को पहले असेंडिंग में अरेंज कर लो, बिल्कुल दरमियान वाला मीडियन होगा, उसका हाफ और आगे वाले का हाफ। एग्जाम्पल 2, ऑलरेडी अरेंज्ड।
तो चूंकि डेटा अरेंज है तो बीच वाले दो नंबर जो हैं वो मिडल होंगे, पहले दो लोअर क्वार्टाइल, अगले दो अपर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल जो है वो ग्राफ से भी निकल सकते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब जैसे कि वही डेटा है, ठीक है, आपने पहले ग्राफ बना लिया, फिर आपने इसका मीडियन निकाला हाफ करके, ये इसका मीडियन आ गया। फिर आपने लोअर क्वार्टाइल निकाला, फिर आपने अपर क्वार्टाइल निकाला। ये अपर और लोअर क्वार्टाइल को माइनस कर दें तो उसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब होता है परसेंटेज। जो परसेंटाइल है उसका मतलब है परसेंटेज, वो एग्जामिनर कोई भी नंबर दे सकता है। जैसे 70th परसेंटाइल, तो आप इसका टोटल 40 का 70th परसेंटाइल निकालें और उसको एक्स से रीड कर लें। जो नए टॉपिक्स हैं ये मैंने एक अलग क्लास में रिवाइज करवा लिए थे। इसमें स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम है, और उसके साथ इसमें वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक है। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली होती तो प्रोबेबिलिटी की तरह है, लेकिन ये इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट अकरिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये दो टॉपिक्स हैं जो 2018 के सिलेबस में इन्होंने ऐड किए थे, दे वर अपडेटेड एट दैट टाइम। ठीक है, फिर हम आज का काम यहीं तक रखते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज।